So for oxidative phosphorylation we need to know where it takes place first, है ना? तो कोई बता सकता है जी कहाँ होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल। इन माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, ये लेक्चर नंबर हो जाएगा क्या? 11, 14, 3। ऑक्सीडेटिव phosphorylation. Okay, so it है क्या? It is the oxidation of reducing power ठीक है। reducing powers कौन सा था? NaDH2 and FaDH2. Fine, reducing power to yield energy in mesosome in the case of किसके केस में? प्रोकैरियोट्स। हाँ, and in inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane in the case of eukaryotes. Fine. Okay. By the use of oxygen, है ना? ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन एक्चुअली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का तरह काम करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन से और कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर वाटर भी कहते हैं। सॉरी, मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे, नॉट मॉलिक्यूलर। हेलो हेलो। यस सर। ओके ओके, नेटवर्क चला गया था। चलिए देखते हैं कहाँ पे होगा ये साइट। सो साइट इज व्हाट? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, कहाँ पे होगा ये प्रोसेस। इस तरीके से। फाइन, सो लेट मी मेंशन, लेबल इट। ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फाइन, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। फाइन, दिस इज मैट्रिक्स। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, अंदर की तरफ एसोसिएटेड है। फाइन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होना है वो एग्जिस्ट होना है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसको हम लोग कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल
membranal space. Fine. So moving forward, ये जो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, it is composed of several complexes, है ना, और उसी complexes के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कैरी होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे एक एटीपेज एंजाइम भी रहता है ना. एटीपेज सेम एंजाइम बोल सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो हमने देखा था केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के दौरान, है ना, रिकॉल करेंगे. द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन has several complex जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट होता है. Through which the electrons are carried. है ना. सो ऑल टुगेदर 4 कॉम्प्लेक्सेस है, किसी किसी बुक में 5 कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है. 5वां कॉम्प्लेक्स है आपका एटीपीज. फाइन. लेकिन सही मायने में 4 ही कॉम्प्लेक्स होता है. फाइन. इट हैज 4 कॉम्प्लेक्स एंड 1 एटीपीज, है ना. एटीपीज साइट togetherly can be called as can be called as 5 complexes, है ना. चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनका नाम और उनके कौन से एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाता है. फाइन. सो द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स 1. नेक्स्ट है ना, ये इसका नेम हो जाएगा, कॉमन नेम. सो द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 इज एलिमेंट्री एनिमल एलिमेंट्स, मतलब कौन से एलिमेंट्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है सही मायने में. सो द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH dehydrogenase. Fine. And this NADH dehydrogenase consists of FMN as electron carrier, ferrous sulfur as electron carrier, और ferrous The name for complex 2 is succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. Fine. And it has the electron carriers such as FDH. इसके पास फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स होते हैं 3. Next is complex 3. Okay, the name for this is cytochrome C reductase. क्वेश्चन आता है जी यहाँ से,
C reductase और इसका दूसरा नाम भी है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ओके, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है दैट इज साइटोक्रोम BC1। मूविंग नेक्स्ट, साइटोक्रोम सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और ठीक ना, साइटोक्रोम AA3। AA3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, AA3 इट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्स, हाँ बोल सकते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे दैट इज आयरन एंड कॉपर। फाइन, है ना। और कॉम्प्लेक्स 5 यदि हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 इसको हम लोग क्या कहेंगे, ATPase रहना है। फाइन, है ना। इसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूबीक्विनोन हो जाएंगे एंड साइटोक्रोम C हो जाएगा। ठीक है, बिसाइड दिस ये भी याद रखें, क्वेश्चन आता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर also present that is, ठीक है, इस तरीके से यू की बोलते हैं, यूबीक्विनोन कहेंगे इसको। और रहेगा साइटोक्रोम C, है ना। ये सब प्रेजेंट रहेंगे। नाउ एक चीज हम यहाँ पे आप लोग को बता दे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान से देखेंगे इस एंजाइम को, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वाला एंजाइम कहीं और जगह भी इनकाउंटर किए हैं क्या आप लोग? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहीं और सुने हैं? Okay, let me give you a hint. We have seen this Krebs enzyme. cycle. Very good, very good, very good. We have seen this enzyme in Krebs cycle. Fine, fine, fine. So इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम is associated with what? Come on, Jyotsna. It is associated with what? Citric acid cycle. TCA, TCA, TCA cycle. TCA cycle मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, साइट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, विथ TCA साइकिल एंड ये तो ETS से भी एसोसिएटेड है ना जी, है ना, ये ETS से भी एसोसिएटेड है, is associated with TCA and electron transport systems। फाइन, तो ध्यान देंगे। और ये किस तरीके का एंजाइम होगा? इमूवेबल होगा, इट इज इमूवेबल।
और एंड इनर मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लोस। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेट मी शो यू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, एक नटशेल में देख लेंगे शॉर्टकट में। ओके ओके, ये रहा मैट्रिक्स। फाइन। सो मैट्रिक्स के अंदर जनरेट हुआ है NaDH2 और FaDH2। फाइन, ये दो चीज मैट्रिक्स के अंदर जनरेट हुआ है। Now what happens during electron transport system, this NaDH2 dissociates, oxidize into NAD plus hydrogen ion। फाइन, उसी का तरह FaDH2 भी डिसोसिएट होता है FAD और हाइड्रोजन आयन में। फाइन फाइन। अब देखेंगे कि जब ये हाइड्रोजन आयन प्लस चार्ज ले रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिलीज होंगे यहाँ से, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं इस मेम्ब्रेन में। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने लगती है इस मेम्ब्रेन में। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस मेम्ब्रेन में मूव करता है, ठीक ना, उसके दौरान हाइड्रोजन आयन बाहर से पंप इन होते हैं, है ना। दिस इज व्हाट मेम्ब्रेनल स्पेस है। फाइन, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस। इस स्पेस में हाइड्रोजन आयन भरा पड़ा है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, हाइड्रोजन आयन विल पंप इनसाइड द मैट्रिक्स। फाइन, ये प्रोसेस हमें करना है और फाइनली वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस मैट्रिक्स। फाइन, सो चलिए लेट मी ड्रॉ। किसी चीज को हम डिटेल में यहाँ पे बना रहे हैं, किसी चीज को यहाँ पे हम डिटेल में बना रहे हैं। फाइन, सो ये रहा। फाइन, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम दे दें, इनर, IMS। हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, ठीक ना। फाइन, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। फाइन, और ये क्या हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस हो जाएगा, है ना। फाइन, ये क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म, है ना। देख ले जरा, समझ पा रहे हो किस तरीके से है। साइटोप्लाज्म बाहर, आउटर मेम्ब्रेन स्टार्ट हुआ, फिर एक गैप है, गैप के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर का, फिर मैट्रिक्स है। फाइन, नाउ लेट्स सी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो यहाँ पर प्रेजेंट रहना है पहला कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरीके से पहला कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरीके से पहला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहना है। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, है ना, ये पहला कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स जैसे कि मैंने बताया ये एसोसिएटेड रहता है इनर मेम्ब्रेन में, दूसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन द थर्ड कॉम्प्लेक्स, देन ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। फाइन, और इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे होना है, दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसका नाम देते हैं
साइटोक्रोम C। फाइन फाइन, चलिए लेट मी डेकोरेट दिस, और अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स। फाइन, ओके। और ये इसमें आप लिखना चाहें ये सब चीजें तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया था पहला कॉम्प्लेक्स का, और उसमें कंटेनिंग एलिमेंट्स बता रखा था। इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन, नो नीड, ठीक ना, बट नो नीड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FAE देन FES, इस तरीके से। थर्ड में हो जाएगा साइटोक्रोम BC1, फाइन। और फिफ्थ में क्या हो जाना है, FE, ठीक है, इस तरीके से। देन A3, इस तरीके से होते हैं। फाइन, चलिए अब मैं प्रोसेस मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इन द मैट्रिक्स वी हैव हैंडफुल अमाउंट ऑफ NADH2 एंड FADH2, है ना। मैट्रिक्स के अंदर NADH2 और FADH2 दोनों प्रेजेंट है। फाइन, और ये कैसे बने, वी नो दैट कि ड्यूरिंग TCA साइकिल, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल, है ना, NADH2 बनते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के दौरान। फाइन, सो क्या होना है, हियर दिस NADH2 oxidize into NAD प्लस हाइड्रोजन आयन, है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। फाइन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। फाइन, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय FAD। फाइन, इस तरीके से होता है। फाइन, रिडक्शन होगा, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए मान के चलो इसके FES तक। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए टर्मिनल FES पे। नाउ व्हाट हैपेंस, फाइन, अब क्या होना है देखते हैं। ओके, एक चीज हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की में मोमेंट डिसोसिएट हो रहा है प्लस में। फाइन, ओके, देन इट विल मूव आउटसाइड हाइड्रोजन आयन। ओके ओके ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन आयन का डायरेक्शन होना है ऊपर की तरफ। फाइन, इस तरीके से हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे। फाइन, यहाँ पे करेक्शन करेंगे, हाइड्रोजन आयन यहाँ मैट्रिक्स से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ओके, इसको करेक्ट करेंगे, और मैं डायग्राम में भी थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से, दिस इज F0, F1। फाइन, इस तरीके से, ठीक है। करेक्शन समझ में आया, क्या किए हम यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ओके, चेंजेस किए हैं, समझ में आया कहाँ पे चेंजेस किए हैं।
Come on, hello, tell me. कोई नहीं है? Give me a moment, please. ओके, चलिए आगे। कहाँ पर थे और कुछ मैं बनाया था यहाँ पे। हाँ ठीक। चलिए करेक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तक गया, ध्यान देंगे जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था उसी दौरान यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी पंप आउट होता है। ध्यान देखेंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप आउट हो रहा है। ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है क्योंकि ये डिसोसिएट हो रखा है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, प्रोटॉन्स भी पंप आउट होते हैं, तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ चला गया, है ना। कितना हाइड्रोजन आयन गया, फाइन। किसी किसी बुक में 2 लिखा हुआ है, किसी में 4 लिखा हुआ है ना। तो ये ध्यान से हटाएंगे कितना मूव करेगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, हाँ, यदि कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि कितना हाइड्रोजन आयन मूव करेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। 2 हाइड्रोजन आयन बाहर के मूव करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप आउट हो से, फाइन। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वेट कर रहा है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय यूबीक्विनोन, है ना। यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ध्यान से देखेंगे, यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही क्या होगा जी, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। कम ऑन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन विल कॉज व्हाट, क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा ना। ओके फाइन, ये इलेक्ट्रॉन्स यूबीक्विनोन कैरी करके ला रहा है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला गया, फाइन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब कैरी आउट होगा थ्रू BC1, है ना। इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव करेगा यहाँ से फिर से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। नाउ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय, है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करा, साइटोक्रोम C जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। साइटोक्रोम C क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, फेरस को, है ना। फेरस को देगा, देन विल कम टू कॉपर, देन A3, है ना। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है A3। नाउ
हाँ 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 हाँ, ओके ओके हाँ। इसके दौरान भी क्या होना है, जब मूव होता है इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, है ना, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप होंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और प्रोटॉन का डायरेक्शन एंटागोनास्टिक नहीं होता है, हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाए हैं। फाइन। सो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन टर्मिनली एक्सेप्ट कौन कर रहा है, A3। नाउ somebody must be there to accept this electron in order to make the A3 free, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ध्यान देंगे, है ना। ऑन एक्सेप्टिंग the minus charge, the oxygen becomes negatively charged। ये combine होता है, this oxygen combines with hydrogen proton H plus, है ना, और कन्वर्ट हो जाए किस में, वाटर मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। फाइन। मेटाबॉलिक वाटर हो क्या रहा है इसके दौरान हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के पास प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हम ये देख पा रहे हैं। फाइन, चलिए आगे देखते हो। FADH NADH2 यूज हो गया, FADH2 देखते हैं, है ना। तो FADH को तोड़ने वाला जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। तो ये रहा FADH2 ब्रेक्स इनटू FAD, है ना, प्लस हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैरी कर लेगा, FES। फाइन। अब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाना है किसके थ्रू, क्यूनॉन के थ्रू। फाइन, क्यूनॉन के थ्रू देखेंगे, ओके ठीक है। और यहां से कोई हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट नहीं होता है, ध्यान देंगे, यहां से कोई हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट नहीं होता है बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो एंजाइम है, ठीक ना, ये जो एंजाइम है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, अंदर की तरफ ही प्रेजेंट है, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप नहीं कर सकता। फाइन। तो अब इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां से मूव करते हुए इधर आएगा। फाइन, सेम उसी मैनर से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होनी है। फाइन, फिर वही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, देन सेम प्रोसेस वही होना है, और यहां से भी दो हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप होंगे। फाइन, दो हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप होंगे। सो ये पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं हेलो हेलो यस सर। ओके। सर क्यूनिन और यूबिक्यूनिन दोनों अलग अलग है क्या? ना ना ना, सेम थिंग, क्यूनिन और इबिक्यूनिन सेम थिंग। फाइन, सो इस तरीके से प्रोसेस हुआ। नाउ हो क्या रहा है इस प्रोसेस के दौरान, ध्यान से देखेंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज मैट्रिक्स। फाइन, हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा दिस ATPase विल एक्टिवेटेड, है ना, ये ATPase एक्टिवेटेड हो जाएगा, और एक्टिवेशन होने के चलते दिस हाइड्रोजन आयन विल पंप इनसाइड द मैट्रिक्स, और इसके दौरान क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर बनाएंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फाइन, ओके। और यही ATP यहाँ पे बनता है, जिसके चलते हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फाइन, आई एम मेंशनिंग ओवर हियर the hydrogen ion pumped
outside the matrix, that is into mitochondrial space, inner mitochondrial membranous space, which creates a force, ठीक है, which creates a force activating the ATPs. फाइन, ATPs एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है. The F naught of ATPs pumps the hydrogen ion inside the matrix, है ना. इस F0 F1 को ऑक्सीजोम्स कहते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं, ठीक है, लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ ATP. फाइन, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आएगा उतना ज्यादा ATP बनता जाएगा. समझ में आया? फाइन. फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है ना. नोट कर लेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है. द फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर is A3 ना. The final electron acceptor is, come on, oxygen. very good, oxygen, है ना. important है, ओके, जिसके चलते पानी बना रहा है ना. metabolic water is produced. ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े. चलिए अब हम लोग कर रहे हैं रेस्पिरेटरी कुछ. ओके ओके, shall we do difference or comparison between photophosphorylation and oxidative phosphorylation? Shall we? Okay okay, चलिए comparison between photophosphorylation and oxidative phosphorylation. Okay, so can you tell me the site for site माने जगह, फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए जगह कहाँ होगा? जगह कहाँ होगा आदित्य? क्लोरोप्लास्ट. ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. सो यहाँ पे जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट हो रहा था, है ना, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसके चलते क्रिएट हो रहा था? कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप आउट करने बाय लाइट ना. लाइट के चलते तो पानी टूट रहा था, रिकॉल करेंगे, पानी टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुआ. जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, एक्साइट होके ऊपर की तरफ जा रहा था और प्लास्टोक्यूनोन के थ्रू गुजर रहा था, तब हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर पंप हो रहा था. याद करेंगे, है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स निकला किसके चलते?
लाइट के चलते, है ना। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स मतलब प्रोटॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स था वो किसके चलते इनिशिएट हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग पावर्स, ठीक है। PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू by oxidation of Na, क्या बोलेंगे, हाँ ये, हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स बोल सकते हैं या केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर्स। फाइन फाइन फाइन, हो गया हो गया। नाउ चलिए अब हम कंपेरिजन तो हो गया, नेक्स्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कहने का मतलब हम देखते हैं कितना एटीपी प्रोडक्शन हुआ, ओके। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, this we will do with respect to one glucose molecule, है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिस्पेक्ट में करते हैं। कहने का मतलब कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन ग्लूकोज इज 100% ऑक्सीडाइज्ड, है ना, एरोबिकली, मींस द अमाउंट ऑफ gross and net ATP produced due to complete aerobic oxidation of one glucose। फाइन, तो चलिए एटीपी, है ना, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, है ना, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितना एटीपी बना जी, कितना एटीपी बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, कैन यू टेल मी, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितना एटीपी बन रहा है? 2. नेट एटीपी 2, ग्रोस एटीपी 4। फाइन, ओके, वी कैन से ग्रोस कितना हो जाएगा, GROSS, ग्रोस हो जाएगा 4 और नेट कितना था 2। वेरी गुड, ओके। कैन यू टेल मी ये NaDH2 कितना प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, NaDH2 का प्रोडक्शन कितना हुआ है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, हाउ मेनी 2. NaDH2, 2 NaDH2 का प्रोडक्शन हुआ था। फाइन, 2 NaDH2 का प्रोडक्शन होता है। फाइन, ध्यान देंगे एक NaDH2 रिलीज करता है 3 ATP। फाइन, तो 2 गुना 3 इक्वल टू हाउ मच, 6 ATP, है ना, 6 ATP ये हो गया। समझे, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? Yes, sir. Okay, now next is link reaction. Link reaction. Fine, link reaction में कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता है ना, डायरेक्ट एटीपी कोई नहीं बना है।
फाइन, यहाँ पे क्रॉस लगाना ठीक नहीं रहेगा। NaDH2 कितना बना था जी लिंक रिएक्शन में? लिंक रिएक्शन में कितना बना था NaDH2? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। 2 था। दो। कम ऑन, नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल। फाइन, क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है देखते हैं। क्रेब्स साइकिल में 2 GTP बना, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फाइन, क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2 बना और एक FADH2 प्रोड्यूस करता है 2 ATP। ठीक ना, 2 ATP। कम ऑन, और कितना NaDH2 का प्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्रेब्स साइकिल देख के बताएं। सर 3 था ना, 1 2 3, सो ये हो गया 9, ये हो गया 6, 9 6 15 15। फाइन, अब कैलकुलेट करो जरा कितना ATP का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। सर 2 2 या 4 होता है 6। तो मैं 6 लिख दिया हूँ। ओ माय गॉड, क्या गड़बड़ कर दिया मैं। 2 दूनी के 4 होगा ना जी। हाँ, यहाँ पे 2 FADH2 बना था, ठीक है, और 6, ये 6 होगा ना जी। एक साइकिल में 3 बन रहा था तो 2 साइकिल हो रहा है ना, ये 6 हो जाएगा ना, तो 36 18 हो गया ये तो। 18 18 19 20 21 22। अब टोटल करो जरा कितना ATP बना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी टोटल ATP कितना हुआ। कितना हुआ? हेलो, 38। 38 है, 38 फाइन, 38 ATP, दिस इज 38। ये हो जाएगा नेट। व्हाट अबाउट ग्रोस? ग्रोस ATP कितना होगा ज्योत्सना? ग्रोस कितना हो जाएगा? ग्रोस कितना हो जाएगा? 40 है ना, ग्रोस ATP 40। फाइन, ओके। इन केस ऑफ ब्रेन सेल एंड इन नर्व सेल, ठीक ना, 36 ATP आर प्रोड्यूस्ड, है ना। ध्यान देंगे, ब्रेन सेल में और नर्व सेल में 38 ATP ना बन के 36 ATP बनता है। फाइन, ठीक है, नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। फाइन, कि ब्रेन सेल्स में और नर्व सेल में टोटल ATP कितना बनता है। ओके, चलिए, क्या बोल रहे हो ज्योत्सना? यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, सेंड योर क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन भेजें, आपका आवाज क्लियर नहीं है, कट कट के आ रहा है।
सर वाई 36 ATP? ओके, ये होता है बिकॉज ऑफ सम शटल सिस्टम। ये शटल सिस्टम में डिस्कस करूंगा, है ना। एक प्रकार का सिस्टम रन करता है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे जरा आप। यू जस्ट कैलकुलेट दिस, यू कैलकुलेट दिस, है ना। इसको कैलकुलेट करिए, इसको करिए, इसको करिए और इसको करिए। कितना एटीपी बनेगा? 24 6 30, 30 30 31 32 एटीपी, है ना। 32 एटीपी, फाइन। अब ये रहा, है ना। यहाँ पे 6 एटीपी ना बन के 4 एटीपी ही बनेगा, फाइन। 4 एटीपी बनेगा और 32 + 4 = 36। अब ये 4 क्यों बना, 6 क्यों नहीं बना? दिस आई विल डिस्कस इन शटल सिस्टम, फाइन। ये शटल सिस्टम के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, फाइन। ज्योत्सना, ज्योत्सना, Yes, sir. ओके ओके। यू नो दैट कि ये जो 6 एटीपी बना, ये बना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के चलते, है ना। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिलेशन से बना है, फाइन। ओके, एंड वी नो दैट हियर, यहाँ इस केस में, इस केस में NADH2 बाहर से आया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, तब जाके ऑक्सीडेटिव पाथवे में भाग लिया हुआ है। नाउ माइंड हियर कि NADH2 का साइज इतना बड़ा होता है कि वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता, है ना। So it has to be converted into some another molecule and then it enters into mitochondria, and inside the mitochondria ये रीजनरेट हो जाता है या तो NADH2 में या फिर FADH2 में। यदि FADH2 में रीजनरेट होगा तो एक ATP कम बनेगा और NADH2 में जनरेट होगा, फाइन, तो सेम रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं ज्योत्सना? Yes, sir. ओके, तो ये NADH2 में रीजनरेट होगा या FADH2 में रीजनरेट होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन द शटल सिस्टम, ठीक है। शटल सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है, वो डिटरमाइन करता है कि जो साइटोप्लाज्मिक NADH2 है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर किस फॉर्मेट में रीजनरेट हो रहा है। ओके, फाइन। सो दैट आई विल डिस्कस in the next phase, fine. Okay, efficiency देख लेते हैं। efficiency, efficiency प्रैक्टिकली इतना तो हमने 36 ATP कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है, हाँ बहुत कम होता है। ठीक है, 1 glucose stores 2870 kilojoules of energy, फाइन, ठीक है। और ये 2870 किलो जूल्स आते हैं बिकॉज ऑफ 38 ATP, है ना, और कुछ हीट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, फाइन। तो इसकी इफिशियंसी निकालते हैं हम लोग। वी नो दैट 1 ATP हैज 34 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 34 किलो जूल एनर्जी होगा, या फिर 7.3 किलो कैलोरी, याद रखेंगे वैल्यू आता है। सो 38 ATP how many kilojoule of energy will produce? 1292 किलोजूल बनाएगा, या फिर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? एक
कर लेंगे, हम नहीं करेंगे उसको, आप लोग करिए। फाइन। कितना हुआ? 38 ATP, इतना किलो जूल ऑफ एनर्जी बनाया। दैट इज 686 किलो कैलोरी। फाइन 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 फाइन। चलिए अब हम इफिशिएंसी निकालते हैं। Efficiency is equal to 1292 divided by 2870। बताइए कितना हो गया? ओके, इंटू 100। समझे किस तरीके से हम लाएंगे? ये टोटल एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल में निकला। फाइन, इंटू 100 से कर रहे हैं, तो इसका एफिशिएंसी का आया कितना? 45%, है ना? तो आपको बस यही जानकारी रखना है ना? एफिशिएंसी ऑफ 1 ग्लूकोज इज हाउ मच? 45%, बस इतना ही है ना? ओके, तो बाकी सब कहाँ गया? बाकी 55% कहाँ गया? बाकी 55% एनर्जी कहाँ गया? तो बाकी 55% एनर्जी रिलीज आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फाइन, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया। समझे? शल आई मूव? समझ में आया? ये एफिशिएंसी, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी था 2870। मतलब कायदे से यदि हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में करें तो फाइन। और लेबोरेटरी कंडीशन में ये भी कहता है, सॉरी, एक्चुअल में एक एटीपी को यदि हम तोड़ते हैं तो 34 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज हो पाता है। फाइन, इसको हम कैलकुलेट किए तो 45% ही इफिशिएंसी आ रहा है। सर उतना 1292287 ये सब याद रखने का जरूरत नहीं ना है? हाँ, ना ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद करना होगा तो ये वाला वैल्यू याद कर लेंगे, 34 किलो जूल। ये याद करेंगे, ये याद करेंगे, या फिर ये याद करेंगे, है ना? ये याद करेंगे। ओके, ये सब याद करेंगे, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। फाइन, ठीक है। शलाई सर वो मूव? पूछ रही है 55% का क्या हुआ? 55% लॉस हो जाता है ना? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ओके,
ओके, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जो ना मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोई भी चीज का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है ना। देखिए ना, यहाँ पे हमने सोचा था कहाँ, कहीं पे तो लिखे थे यार, मेंशन तो किए थे कहीं। ओके, ग्लूकोज स्टोर्स प्रैक्टिकली, यदि हम लेबोरेटरी कंडीशन में देखेंगे, है ना, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2870 किलो जूल एनर्जी स्टोर करना चाहिए, है ना। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली पाया गया, है ना, कि ये 1292 किलो जूल एनर्जी ही जनरेट कर सकता है। फाइन, एक था एक्सपेक्टेड जो हमने लेबोरेटरी में किया था, और एक हमने देखा था इन लिविंग कंडीशन, है ना। लिविंग कंडीशन में हमने चेक किया था कि कितना एनर्जी देगा। फाइन फाइन, चलिए अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। नाउ आई एम डिस्कसिंग द शटल सिस्टम। फाइन, शटल सिस्टम मेंशन कर रहा हूं, शटल सिस्टम क्या है। The cytoplasmic NADH2 enters the mitochondrial matrix for oxidative phosphorylation, है ना। This NADH2 cannot enter the mitochondrial membrane as such.
सर आपका टैब में बैटरी नहीं है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सर आपका टैब में बैटरी नहीं है। अच्छा हाँ यार, मैं लगा रहा हूँ इससे, पावर बैंक से छोड़ दे रहे हैं। चलिए पहले हम देखते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। फाइन, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल देखते हैं पहले। देखिए यह है साइटोप्लाज्म, चार्ज में लगाने दीजिए। ओके ठीक है, देख पा रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये है इनर मेम्ब्रेन। फाइन, तो चलिए होता क्या है इन केस ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। सी साइटोप्लाज्म कंटेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना, इट हैज DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। Okay, see what is happening here. This dihydroxy acetone phosphate converts into glycerol 3-phosphate. Glycerol 3-phosphate. है ना, in order to do so, there is a requirement of one hydrogen ion. है ना, वो हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा? है ना, तो वो हाइड्रोजन आयन आता है by the breakdown of NADH2, है ना। NADH2 देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD में। जब ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका जो हाइड्रोजन है, बोल सकते हैं ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लिसरॉल 3-phosphate एक्सेप्ट कर रहा होगा। फाइन, नो व्हाट हैपेंस, द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर दिस, है ना, PERMEABLE, है ना, इसका साइज को परमिट करता है अंदर आने के लिए। फाइन, सो इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लिसरॉल 3-phosphate reached or reaches. Fine. Now what happens? अब यहाँ पे क्या होगा? ग्लिसरॉल 3-phosphate का ऑक्सीडेशन होना है। फाइन, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अब ये ग्लिसरॉल 3-phosphate में से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने का जो मटेरियल होता है दैट इज FAD+, है ना। FAD+ ही ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम ग्लिसरॉल 3-phosphate। फाइन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। ओके, एंड अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू DHAP, और DHAP अंदर से बाहर की ओर आसानी से निकल सकता है। फाइन, सॉरी DH मैं क्या किस में लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ ग्लिसरॉल 3-phosphate, यस, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब हमें बताएंगे कि यदि इफ ए DH2 पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, है ना, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2 ATP are produced. फाइन, समझे? नाउ ज्योत्सना टेल मी कि 38 ATP से कैसे 36 ATP बन रहा होगा, बता सकते हो? बता सकते हो? नाउ मेलेट स्पार्टेट शटल देखते हैं। मेलेट स्पार्टेट शटल, फिर से वही चीज बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन हो जाएगा, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, sorry, it will convert into oxaloacetic acid first, then oxaloacetic acid converts into malic acid, ध्यान देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक NaDH2 कन्वर्ट हो रहा है NAD में, है ना, ये रिएक्शन उल्टा दिख रहा है ना क्रेब्स साइकिल का आखिरी स्टेप का, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। नाउ अब मैलिक एसिड एंटर कर जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फाइन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस मैलिक एसिड, है ना, विल ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उल्टा रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, NAD will convert into NADH2, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा स्पार्टिक एसिड में, एंड स्पार्टिक एसिड विल come out of the mitochondrial membrane, है ना। ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है, और हम जानते हैं कि NADH2 1 NADH2 कितना एनर्जी दिखा रहा है, TATP, 3 ATP बना रहा है, फाइन। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, इफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज फॉलोड, ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज फॉलोड, देन ATP प्रोड्यूस, कितना कितना ATP बनेगा जी, एंड इफ स्पार्टेट मेलिक शटल इज फॉलोड, कितना ATP बनेगा, कम ऑन टेल मी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 36. 36 इन विच केस, इसके केस में 36 और इसके केस में 38, समझे?
ठीक है, आगे बढ़े। Shall I? Yes, sir. ओके। अब क्या बताऊं आप लोग को, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक होगा एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे समझेंगे, डायलॉग समझेंगे। एम्फीबोलिक पाथवे है ना। सी, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ग्लूकोज का यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा 38 एटीपी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना। हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कोई दूसरा एलिमेंट बनाने लगे, है ना। मान के चले लिंक रिएक्शन कंप्लीट भी हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन भी गया, है ना, साइट्रिक एसिड बन गया, आइसोसाइट्रेट बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया। तो जरूरी नहीं है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। हो सकता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना ले, है ना। सो इट इज नॉट a thumb rule that if we'll start the reaction from glucose it will end up into oxaloacetic acid, है ना। ऐसा नहीं है। फाइन। और ये जरूरी भी नहीं है कि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो सकता है ऑक्सलो आपके एसिटाइल कोएंजाइम से, है ना। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम आइसोसाइट्रेट पार्ट आल्सो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पार्ट आल्सो। फाइन, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो एम्फीबोलिक पाथवे कहने का मतलब ऐसा पाथवे होगा, है ना, जिसमें रिएक्शन एक पाथवे को फॉलो ना करके दूसरा पाथवे को फॉलो कर सकता है। फाइन। एनसीईआरटी का मैं लाइन पढ़वा रहा हूँ आप लोग से, थोड़ा पढ़ेंगे ना, खुद समझ जाओगे कि क्या होता है एम्फीबोलिक पाथवे। सी, ये पूरा पढ़ो जरा, ये यहां से यहां तक पढ़ेंगे। आपके पास एनसीईआरटी है तो पढ़े। फाइन। और उसके बाद ये वाला डायग्राम देखेंगे एम्फीबोलिक पाथवे का। ठीक है, देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से हमने स्टार्ट किया, ये बना, इससे ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। फाइन। ये लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पाथवे ही फॉलो हो, है ना। ये पाथवे भी फॉलो हो सकता है। फाइन, ये पाथवे फॉलो हो सकता है, ये पाथवे भी फॉलो हो सकता है, कहने का मतलब। सो गो थ्रू दिस, एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ेंगे, गो थ्रू, पढ़ो, क्वेश्चंस रेस करो यहाँ से।
ओके, हेलो हेलो यस सर। आदित्य, आदित्य आप पढ़ेंगे ठीक ना? इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्लियर करेंगे कल। फाइन। एम्फिबोलिक पाथवे और मैं कुछ कुछ बताऊंगा उसमें। एनसीईआरटी में देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल या लिंक रिएक्शन फैटी एसिड से भी हो सकता है, प्रोटीन से भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट से भी हो सकता है। फाइन, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बाइंड अप करने के लिए। फाइन। ओके, एनिमल मंडी में स्टार्ट कीजिएगा।
नहीं, कल लग जाएगा, कल पूरा लग जाएगा समय इस चैप्टर को बाइंड अप करने के लिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर। सर मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या क्या? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हायर इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मोबाइल नहीं नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, वो तो बाय डिफॉल्ट मोबाइल है, ऑर्बिट में घूमते रहता है, ये तो पढ़े आप लोग केमिस्ट्री में, है ना? यस सर। हम्म। सर एक डाउट भेजे थे ग्रुप पे। डाउट भेजे हो, देखते हैं। सब बाकी सर, डीएमिनेशन क्या है? डीएमिनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप का रिलीज होना, दैट इज डीएमिनेशन। जैसे कि इस रिएक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जैसे कि ये रिएक्शन देखेंगे, मेलेट स्पार्टेट शटल देखेंगे जरा। सर लिख रहे मेलेट हैं क्या? स्पार्टेट, हाँ हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, रुको, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। हाँ, कहाँ गया मेलेट स्पार्टेट शटल? ये रहा मेलेट स्पार्टेट शटल। फाइन। जब स्पार्टिक एसिड रिलीज कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे डीएमिनेशन रिएक्शन एक होता है ना? मींस रिमूवल ऑफ वन अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस, इसको हम लोग कहेंगे डीएमिनेशन रिएक्शन। ज्योत्सना समझ में आया? Yes, sir. है ना? दिस इज डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। फाइन, ओके। और कुछ बिसाइड दिस? और कुछ क्यूरीज है? ग्रुप पे सर। मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहते हो? डाउट वाला ग्रुप पे भेजे हैं, देखिए ना। अच्छा अच्छा, देखते हैं देखते हैं। डाउट वाले ग्रुप टेलीग्राम पे भेजे हो? यस सर, इसी में। कहाँ गया? कहाँ आया है? नहीं, डाउट ग्रुप में तो कुछ आया ही नहीं है। सर इसी टेलीग्राम पे में तो थोड़ा कुछ, नीचे कीजिए ना, डाउट वाला। डाउट वाले में लेट मी, हाँ। अच्छा, ये कौन सा इंसेक्ट है? ये यस दिस इज सर। हनी, दिस इज स्पीशीज ऑफ बी, है ना? ये मधुमक्खी का एक स्पीशीज है। फाइन, ये मधुमक्खी मेरे घर में भी प्रेजेंट है। आपने देखा होगा हनी बी से ये बड़ा होता है। फाइन, इससे भी एक और बड़ा होता है, ठीक ना? हाड़ा बोलते हैं हम लोग, लेमन भाषा में हाड़ा बोलते हैं। दिस इज नॉट वर्कर हनी बी, ओके? इट्स ए स्पीशीज ऑफ बी, बिहनी कहते हैं हम लोग इसको। फाइन। हाँ सर, हम लोग हेलो, भी यही कहते हैं। हाँ बिहनी कहते हैं, मिट्टी मिट्टी में भी रहता है सर ये। है ना? हाँ हाँ, वो इससे बड़ा और होता है हाड़ा, जिसको बोलते हैं हाड़ा, सुने हो? नो सर। है ना? इससे बड़ा वाला होता है। जलेबी के दुकान पे आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे, बड़ा सा होता है। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। हाड़ा बी, हड्डा बोलते हैं उसको ना, ये नहीं है। स्पीशीज ऑफ बी देखते हैं।
रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। यही है ना, यही है ना? यस सर। ठीक है, दिस इज वास्प, अंग्रेजी में वास्प बोलते हैं। फाइन, ये उसका घर है इस तरीके से। आपके घर में भी ये होगा, देखे होंगे। फाइन, इससे भी बड़ा एक होता है, इसका तरह होता है ये। सो इसका नाम जानना चाहते हैं तो दैट इज वास्प। ओके, आदित्य आरुदे। यस सर। ओके, एक चीज दिखा रहे हैं, देखो वास्प ही है, ठीक ना, उन्हीं सबकी स्पीशीज है ये सब। अरे यार, यहाँ पे कुछ आ रहा था। थ्री डी में अपने iOS पे देख पा रहा हूँ, लेकिन इस गूगल पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, पता नहीं ये सिस्टम सिर्फ iOS पे ही है क्या अवेलेबल, आई डोंट नो। मैं तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो इसको वास्प कहेंगे। फाइन, मिनी वास्प कह सकते हैं इसको। ओके, चलिए फाइन। और कुछ क्वेश्चन, और कुछ? सर एक इफ नो, क्वेश्चन चैट में भेजे हैं। चैट में भेजे हो, देखते हैं। Why pure protein and fats are never used as a respiratory substrate? इसको एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। फाइन, मोर ओवर दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, है ना। यदि इसको तोड़ना शुरू कर देंगे तो हमारा बॉडी डिस्टॉर्ट होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। फाइन, ओके। फैट को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है ना। तो हम ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते हैं इनिशियली। फाइन, फैट से ज्यादा एनर्जी तो ऑब्टेन होता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना, है ना, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके एंजाइम इनहिबिटेड रहते हैं, और उस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो फैक्टर होगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, है ना। इसीलिए जब तक शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तब तक फैट का यूटिलाइजेशन नहीं होना है। और प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन का डिग्रेडेशन मतलब सेल का डिग्रेडेशन होना, मींस आपका बॉडी डिग्रेड होने लगा। सेल ही डिग्रेड होने लगेगा तो कोई भी ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, लीक होने लगेगा, अल्टीमेटली विल डाई। फाइन ज्योत्सना, समझ में आया क्या? यहाँ पे प्योर प्रोटीन्स कह रहा है और फैट।
और प्योर प्रोटीन ध्यान देंगे, प्योर प्रोटीन ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहता, स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रहता है। प्रोटीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म। फाइन, ध्यान देंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना, बट इन द बॉडी प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्टोर्ड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म। समझी? यस सर। यस, ये भी है। प्योर फॉर्म है ये नहीं तो यूटिलाइज कहां से होगा? और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है मतलब स्ट्रक्चर को हटाओ भाई, तो स्ट्रक्चर को हटाओगे तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली विल डाई। नेक्स्ट, और कुछ? नहीं सर, अब छुट्टी। ओके ओके, फाइन फाइन। जोत्सना, एनी अदर क्वेश्चन? मिली क्लास में नहीं है क्या नो आज? सर। व्हाई शी इज नॉट देयर? क्या वो दूसरा क्लास भी कर रही है क्या, दूसरे सब्जेक्ट का? पूछेंगे, है ना? ये रवि सर पूछ रहे थे व्हाई शी इज नॉट देयर इन द क्लास। और सर उसी का ऑफलाइन क्वेश्चन। क्लास करती है। ऑफलाइन कहाँ पे? सुबह में सर। सुबह में ऑफलाइन क्लासेस कहाँ, ऑफिस में हाँ या सर, कहीं और? ऑफिस में सर। अच्छा अच्छा, उत्पल केमिस्ट्री। सर देते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फाइन। हमें लगा बायोलॉजी का भी चल रहा है, ठीक है, ओके, एनीवे। सो कल मिलते हैं हम लोग, फाइन।